या लास्ट टाइम ऑर्डर निकालने के मेथड डिस्कस करेंगे। थर्ड वन इज दिखाना कहाँ तक हुआ। नेक्स्ट इज हियर। नेक्स्ट टॉपिक इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन। इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडिंग है। सर क्वेश्चन कंपल्सरी कॉम्प्लेक्शन में आता है। इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन नोट करने हेडिंग इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन। देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन की हेल्प लेंगे, थोड़ा सा इंटीग्रेशन करके इसके रेट लॉ एक्सप्रेशन बनाएंगे और फिर उससे हम ऑर्डर के ऊपर कमेंट करेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें हम फिजिक्स को भी इन्वॉल्व कर देंगे, आपकी थोड़ी फिजिक्स में यहाँ पर आ जाएगी। चलिए मैं इससे पहला केस स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। हेडिंग इज जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। चलिए शुरुआत करने जा रहे हैं पहले हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन से। चलिए पे अटेंशन। चलिए जैसे मान लीजिए एक रिएक्शन हो रही है ए टू बी। अब सब लिखना बंद करके आप ध्यान दीजिए। ये रिएक्शन मान लेते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। देखो अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो इसका रेट लो एक्सप्रेशन ऐसे बनेगा, रेट लो एक्सप्रेशन। भाई बाद में लिखिएगा जरा सब कंटिन्यू। देखो ये इसका रेट लो एक्सप्रेशन है, लाइक इन दिस मैन। ये क्या चीज है, रेट ऑफ रिएक्शन। इसको रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं, इसी को हमने आर कह दिया एक ही बार। के सबको पता है रेट कांस्टेंट होता है, वेल नोन सी बात है, रेट कांस्टेंट। ये जीरो यहाँ पर क्या है, ये ऑर्डर का इंडिकेशन है, क्योंकि हम जीरो ऑर्डर के नहीं पढ़ रहे हैं, हमने पावर जीरो मान ली। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आज की सबसे क्रूशियल चीज, ये क्या चीज है, देखो इसके ऊपर डिबेट करता हूँ। देखो सबको पता है ये कंसेंट्रेशन है, लेकिन कौन सी वाली कंसेंट्रेशन, अगर इस पर गौर करते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, इस कंसेंट्रेशन को बोलते हैं प्रेजेंट कंसेंट्रेशन। प्रेजेंट कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अभी दिखेगा नहीं, प्रेजेंट का हिंदी मीनिंग जानते हैं, वर्तमान। देखो ध्यान दीजिएगा, जो रिएक्शन का रेट होता है ना, रिएक्शन का रेट, अभिक्रिया की दर, वो डिपेंड करती है कि रिएक्टेंट की प्रेजेंट कंसेंट्रेशन कितनी है, प्रेजेंट। देखो सुनो, इसको महसूस करो, ये प्रेजेंट के ऊपर डिपेंड करता है। देखो आपको बस एक फंडा सिखाते हैं। मान लीजिए आप मार्केट में ना गोल्ड खरीदने के लिए जाओ, पता है गोल्ड के अंदर प्रॉब्लम क्या है, गोल्ड के अंदर ना फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होते हैं। गोल्ड वैसे तो महंगा ही, फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है गोल्ड के अंदर। मान लेते हैं अभी अभी इसराइल ईरान के ऊपर अटैक कर दे, आपको पता है ये न्यूज चल रही है, किसी भी दिन ये हो सकता है। जिस दिन उसने अटैक किया ना, ये गोल्ड का रेट पता नहीं कितना जंप कर जाएगा। ये प्रैक्टिकल बात है। अभी अटैक नहीं हो रहा है, चीजें नॉर्मल है, मान लेते हैं दोनों के बीच में पैक्ट हो जाए, कुछ नहीं होगा, हम कुछ नहीं करेंगे, अभी रेट डाउन हो जाएगा। मतलब गोल्ड का इतना ज्यादा फ्लक्चुएशन है कि देखो गोल्ड में क्या होता है, मान लीजिए अभी आपको गोल्ड खरीदना है, आपने एक शॉपकीपर को फोन किया अभी, पता शॉपकीपर क्या बोलेगा, इंटरनेट खोलो, जो रेट अभी चल रहा है मैं वही रेट लगाऊंगा, उसे कहते हैं एमसीएक्स। जो एमसीएक्स पे रेट चल रहा है वही लगाऊंगा। आपने कहा नहीं मैं गोल्ड शाम को खरीदूंगा, पता क्या बोलेगा, शाम के रेट लगेंगे। शाम की डील अभी नहीं होगी, शाम को शाम के रेट लगेंगे। आपने कह दिया मैं कल खरीदूंगा, मतलब कल की बात कल करना, आज नहीं। देखो मीनिंग समझने की कोशिश करना, जिस टाइम आप डील कर रहे हैं उस टाइम के रेट लग रहे हैं। ये तब की बात है जब गोल्ड बल्क में लेंगे। अब मान लो आपने गोल्ड की छोटी मोटी ज्वेलरी लेनी है, फिर नहीं फर्क पड़ता शॉपकीपर को, आपको 1 kg गोल्ड खरीदना है, 1 kg गोल्ड तो पता नहीं कितने लाखों रुपए का आएगा, वहां फर्क पड़ेगा। आपको दिल्ली से कोई सब 5 kg आप बिजनेस करते हैं गोल्ड का, तो वहां फर्क पड़ेगा। तो कहने का मतलब पता क्या होता है, सब कुछ डिपेंड करता है प्रेजेंट के ऊपर। जिन चीजों के अंदर बहुत फ्लक्चुएशन होता है उसके अंदर प्रेजेंट मैटर करता है। तो आज की बात ध्यान रखना, रेट डिपेंड्स अपॉन द प्रेजेंट कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्डिंग है आज की हमारी, प्रेजेंट कंसेंट्रेशन। जैसा मान लो मैं हम लैब में गए, हमने सुबह 8 बजे की रिएक्शन शुरू करी और वो रिएक्शन शाम को खत्म होगी। हो सकता है ऐसा होता है, लंबी लंबी रिएक्शंस होती है। किसी ने बोला 12 बजे रेट निकाल के दिखाओ, तो 12 बजे का मतलब है जो 12 बजे वाली कंसेंट्रेशन है वो रखनी पड़ेगी यहाँ पर। किसी ने बोला 1 बजे रेट निकाल के दिखाओ, तो जो 1 बजे वाली कंसेंट्रेशन है वो यहाँ रखनी पड़ेगी। इस बात को भूलिएगा नहीं, रेट डिपेंड अपॉन द प्रेजेंट कंसेंट्रेशन, प्रेजेंट जो एट प्रेजेंट है, सीधी सी बात है। तो आज का बड़ा इंपॉर्टेंट फंडा है ये। खैर नहीं हो, अब मैं इसको यूज करके ना
इंटीग्रेटेड रेट लो एक्सप्रेशन बनाऊंगा। अब जरा सब अटेंशन पे करना। ये जो मैंने पूरा एक्सप्रेशन लिखा ना, इसे पता हम क्या कहते हैं? डिफरेंशियल रेट लॉ। हिंदी में इसको बोलेंगे अवकलित। अवकलन होता है ना, अवकलन से बन जाएगा। इसका नाम है डिफरेंशियल रेट लॉ। डिफरेंशियल, देखो इतना मैथ्स तो सब जानते ही हैं। ये डीए बाई डी क्या होता है? ये डिफरेंशियल ही तो कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन नहीं कहते अवकलन करना। हम डिफरेंशिएशन तो कर रहे हैं। तो हमने इस पूरे का नाम रखा डिफरेंशियल रेट लॉ। इसका नाम इसका डिफरेंशियल रेट लॉ है। ठीक है, ये रेट ऑफ रिएक्शन है, ये रेट कांस्टेंट है, ये रिएक्टेंट की प्रेजेंट कंसंट्रेशन, ये पावर जीरो ऑर्डर है। अब एक काम करते हैं, इस ए पावर जीरो को इधर ले आते हैं, डीटी को इधर ले आते हैं और इंटीग्रेट कर देते हैं। देखो, देखो इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। अब हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया। देखो आपको पता है, किसी की भी पावर जीरो वन होती है, इसकी वैल्यू वन हो गई। इसको तो हटा दिया हमने, माइनस को बाहर निकाल के ले गए हम लोग। पता क्या होता है? अंदर आ गया वन। और वन डीए क्या होता है? वन डीए क्या होता है? ए। वन डीए क्या होता है? ए। इसका इसका इंटीग्रेशन तो ए आ गया। अब थोड़ा दिक्कत आएगी, आप घबराइएगा नहीं, इसको थोड़ा लर्न करेगा। जैसे कि लोगों को इस तरह का मैथ्स ना आता तो लर्न कर ले। अब इस के को बाहर ले आया, अंदर आइए वन डी टी। वन डी टी का इंटीग्रेशन क्या होता है? टी। तो आप इसे केटी कह देंगे, केटी। के तो कांस्टेंट है ना, प्लस सी। सी को हम कहते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट, समाकलन नियतांक। अब थोड़ा देखो मैथ्स की जरूरत पड़ती है, अभी सबको अभी एकदम हम सीख नहीं सकते, इस क्लास में आएगा नहीं। हम तो सीधा मैथ्स लगा देंगे। ये कहाँ से आया, क्यों आया, इसको लेके टेंशन में ना आना। क्योंकि मैं भी एक एक्सप्रेशन बनाऊंगा, वो लर्न करना होगा। अब देखो हम इंटीग्रेशन करके वहां तक पहुंचे। अगर हम टाइम को जीरो मान लें, टी को जीरो मान लें, पता टाइम जीरो मानने का मतलब क्या? बिल्कुल शुरुआत, इनिशियल जिसे कहते हैं, प्रारंभिक। अब पता सी की वैल्यू क्या बन जाएगी? ये सी क्या बन जाएगा? देखो ध्यान दीजिएगा, ये तो जीरो हो गया, ये तो जीरो हो गया, टी को जीरो रख दिया आपने, सी इक्वल टू ये आ गया। अब ए नहीं लेंगे इसको, ए जीरो लेंगे। ए जीरो का मतलब होता है इनिशियल कंसंट्रेशन, प्रारंभिक सांद्रता। देखो ये टाइम जीरो वाली कंसंट्रेशन है। देखो अच्छे से क्लियर कर लो। अगर मैं ऐसे ब्रैकेट में ये लिखता हूं तो प्रेजेंट कंसंट्रेशन है, और ये क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं फाइनली ये सब चीजें ना, देखो इसके अंदर पुट कर रहा हूं। देखो इसके अंदर पुट कर रहा हूं, माइनस ए इज इक्वल टू के टी माइनस ए नॉट। ये रख दिया मैंने, ए जीरो कह दो आप। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ए इज इक्वल टू ए जीरो माइनस के टी। अब देखो सब बच्चों को ना ये एक्सप्रेशन अच्छे से याद होना चाहिए। हमारा सारा कंपटीशन इसी बात का। एक बार को हमें ये भी ना आए ना तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये तो किसी को मतलब भूलना नहीं, बिल्कुल टिप्स पे होना चाहिए। ए इज इक्वल टू ए जीरो माइनस के टी। ये ए क्या है? ये ए क्या है बताओ? ये कौन सी कंसंट्रेशन है? प्रेजेंट। ये ए जीरो क्या है? इनिशियल। के क्या है? रेट कांस्टेंट। और टी क्या है? टाइम। बिल्कुल टिप्स पे होना चाहिए। एक बार इसे कॉपी करो आप, फिर मैं आपको इसका यूज करके दिखाता हूँ, बताइए। देखिए हम इसमें अभी, हाँ नो डाउट चलेगा वही। उसमें फिर पता क्या होता है, एक तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट नहीं आता अगर आप लिमिट की बात करोगे। लिमिट में ये फिर इंटीग्रेशन कांस्टेंट नहीं आता। ओके, फिर उसमें लिमिट चाहिए होती है, टी वन से टी टू यहाँ लगाना पड़ता है। ठीक है, हम तो एक एक लंबे टाइम इंटरवल के लिए पूरा का पूरा रेट लॉ डिस्कस कर रहे हैं, एक स्मॉल इंटरवल के लिए काम नहीं कर रहे। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया, ए इज इक्वल टू ए जीरो माइनस के टी। ए इज इक्वल टू ए जीरो माइनस के टी। ये इक्वल साइन है, करिए आराम से कॉपी कीजिए, कोई भी कंफ्यूजन मत रखिएगा। और आज की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, द रेट डिपेंड्स अपॉन द प्रेजेंट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये बिल्कुल मार्केट का रूल है कि जो प्रेजेंट रेट चल रहे हैं वो ही लगते हैं। रेट डिपेंड्स अपॉन द प्रेजेंट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कुछ मार्केट में बहुत फ्लक्चुएशन, जैसे मान लेते हैं हम सब्जी की बात करें, सब्जी की मार्केट भी ऐसी होती है बहुत फ्लक्चुएटेड। अभी आज बारिश हो जाए, सब्जी ऑटोमेटिकली कल महंगी हो जाएगी, ऑटोमेटिक। ये बिल्कुल नेचर है। वहां पे चीजों में क्या लगता है, वहां पे उनको वो कहते हैं कि हम आज कमिटमेंट कर ही नहीं रहे,
हम तो जिस दिन डील करेंगे उस दिन का रेट लगेगा। तो रेट डिपेंड्स अपॉन द प्रेजेंट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। आज की सबसे मेन लाइन ये है, भूलनी नहीं बिल्कुल भी। और फिर फाइनली जो हमारा ये एक्सप्रेशन आया, ये को टिप्स पे होना चाहिए। चलो आराम से कॉपी करो इसको। ठीक, तो जरा सा भी कंफ्यूजन नहीं, कोई फिल बट ना हो। और रेट डिपेंड्स अपॉन द प्रेजेंट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जो अभिक्रिया की दर है वो वर्तमान सांद्रता पर निर्भर करती है। आज की सबसे मेन लाइन ये रहेगी। उसके बाद हमने इंटीग्रेट करके जो फाइनल एक्सप्रेशन बनाया ना, ये सबके टिप्स पे होना चाहिए। देखो बिल्कुल, देखो उंगलियों पे हो। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया होप सो। ठीक है, आगे चलते हैं इसके बाद। सौरभ कर रहा हूँ है ना, सब नोट कर चुके। देखिए, हमें इसको बिल्कुल फाइनल करना है। देखिए अब एक बार दोबारा से देख लें, जो हमारा फाइनल एक्सप्रेशन आया जिसके ऊपर सारी केमिस्ट्री है, वो ये है। देखो, और सब बच्चे इसको याद कर डालें। ए इज इक्वल टू ए जीरो माइनस के टी, बिल्कुल उंगलियों में होना चाहिए। तो ये कौन सी कंसंट्रेशन है, क्या कहेंगे इसको, प्रेजेंट। इसे क्या कहेंगे, इनिशियल। के रेट कांस्टेंट और टी क्या है, टाइम। बिल्कुल ऐसे रट डालो। अब देखो आपको इसका यूज करके दिखाना है। मान लीजिए, अब मुझे पहले एक बात का आंसर दो। अच्छा देखो, सोचना तो इसमें कौन कौन से वेरिएबल्स है। क्या हो, सही बात है, टाइम। देखो टाइमों को रोक नहीं सकता समय, टाइम तो हमेशा बदलता है। हम यहाँ बैठे पढ़ रहे हैं, अभी कुछ सेकंड हमारा हमारा प्रेजेंट बदलेगा। हर बार ऐसे ही हो रहा है, आधे घंटे पहले कुछ और प्रेजेंट था। टाइम तो हमेशा बदलेगा, कोई टाइम को रोक नहीं सकता। पता टाइम बदलने से क्या बदलेगा, ये वाली कंसंट्रेशन, प्रेजेंट बदलता है। आप सोच को देखो, हमारा प्रेजेंट हर मोमेंट में बदलता है। देखो ये सब कांस्टेंट है, ये फिक्स है, ये फिक्स है और ये फिक्स है। तो यहाँ पता है क्या होता है, y इज टू सी प्लस एम एक्स फॉलो होता है। पता है इसको फॉलो करने का मतलब क्या है। अगर मैंने ए और टी में ग्राफ बनाया, पक्की बात ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा। और एक और इंटरेस्टिंग बात है, इसका स्लोप कैसा है, एम को कंपेयर करो, माइनस साइन आ रहा है, इसका मतलब ये ग्राफ ऐसे बनेगा। देखो आप, ये ग्राफ ऐसे बनेगा और इसका स्लोप क्या होगा, माइनस के। देखो अब सुनो एक मिनट, अगर कहीं भी केमिस्ट्री में कहीं भी इन दोनों के बीच में ऐसा ग्राफ बना, नेगेटिव स्लोप, तो गारंटी से कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। देखो ये जीरो ऑर्डर का एक कैरेक्टरिस्टिक है, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक। अगर कहीं भी ना प्रेजेंट कंसंट्रेशन और टाइम में ऐसा ग्राफ बनता है, तो 100% जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। इसका मतलब ये हुआ कि टाइम बढ़ने से रिएक्टेंट की प्रेजेंट कंसंट्रेशन क्या होगी, लीनियरली घटेगी। रिएक्टेंट की प्रेजेंट कंसंट्रेशन लीनियरली घटेगी। अगर लीनियरली कंसंट्रेशन घट रही है, तो गारंटी से जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। इसको पक्के से रट डालिए। और कुछ नहीं कर रहा, देखो दिमाग लगाना है। सिर्फ ये एक्सप्रेशन याद हो, हर बात का आंसर आएगा। एक काम करते हैं, अब इस पर टी को ना टी हाफ मान लेते हैं। टी हाफ का मतलब क्या हुआ, क्या होती है हाफ लाइफ, जिसको हिंदी में अर्धायु कहते हैं। देखिए सुनिएगा, अगर हमने टी को टी हाफ मान लिया, इसका मतलब, चलिए चली गई।
क्या तो उनसे लाइट चली गई, अब क्या करेगी, तो अगर प्रेजेंट कंसंट्रेशन और टाइम में लीनियर ग्राफ करें ना, नेगेटिव स्लोप, तो 100% जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है। अब सुनिए, देखिए हमने क्या किया, इसमें टी को ना टी हाफ मान लिया। टी हाफ का मतलब होता है, यू नो वेरी वेल, इसको हाफ लाइफ कहते हैं, अर्ध आयु कहते हैं। देखिए जैसे टी को टी हाफ माना ना, देखो अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, इसका मतलब आधी कंसंट्रेशन खत्म हो गई, इसकी आधी कंसंट्रेशन चली गई, तो आधी ही बच गई, दैट इज A0/2। ये हो गई प्रेजेंट कंसंट्रेशन। देखो ये रिएक्टेंट की प्रेजेंट कंसंट्रेशन है, समझ पा रहे हैं आप? अगर एक हाफ लाइफ पूरी होती है, इसको हम सिंप्लीफाई करें ना, मान लीजिए इसको इधर ले आए, इसको इधर ले आए, माइनस कर दिया, तो हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन ये आएगा। देखो ये आएगा, देखो के तो यहाँ पे कांस्टेंट है, टू भी यहाँ पे कांस्टेंट है, इसका मतलब हाफ लाइफ इसके ऊपर डिपेंड कर रही है। इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। देखो ये कितना काम का रिजल्ट, इसको ना कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं, हिंदी में कहते हैं विशेषता। ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन की ना एक कैरेक्टरिस्टिक है। इनके बीच में ग्राफ पक्की बात है ऐसे बनेगा, इनकी रिलेशनशिप डायरेक्ट है। तो कहीं भी केमिस्ट्री में ये ग्राफ मिल रहा है, ये ग्राफ मिल रहा है, इसका मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इसका मतलब 100% जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। एक बात और सुनिए, तो बहुत काम की है। अब हम एक काम करते हैं, इस टी को मान लेते हैं टाइम ऑफ कंप्लीशन। जो ये टी है ना, टी, इसका नाम रख रहे हैं टाइम ऑफ कंप्लीशन। इसका मतलब होता है पूरा होने का समय। अब सुनिए, जैसे ही आपने यहां पे टी रखा टाइम ऑफ कंप्लीशन, आपकी रिएक्शन पूरी हो चुकी है, तो बताओ प्रेजेंट कंसंट्रेशन कितनी होगी, जीरो। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि रिएक्शन पूरी हो गई। आपने पहले ही कह दिया कि टी यहाँ पे टाइम ऑफ कंप्लीशन। देखो यहां से एक और फॉर्मूला निकल के आ गया टाइम ऑफ कंप्लीशन का, A0/K। देखो एक और फॉर्मूला आ गया A0/K, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप ध्यान से देखें ना, टाइम ऑफ कंप्लीशन हाफ लाइफ का क्या है, बता सकते हो? टाइम ऑफ कंप्लीशन और हाफ लाइफ में क्या रिलेशनशिप है? टाइम ऑफ कंप्लीशन इज ट्वाइस ऑफ हाफ लाइफ। इसको टू से मल्टीप्लाई करके आ जाएगा, इसका मतलब टाइम ऑफ कंप्लीशन क्या है, डबल है हाफ लाइफ का। देखो कितना काम का रिजल्ट है ये सब चीजें ना कंपटीशन में काम आती है, वो कुछ भी बोल सकते हैं इस वजह कि टाइम ऑफ कंप्लीशन डबल और हाफ लाइफ है, टाइम ऑफ कंप्लीशन इतना है। तो इनसे पता लग जाता है ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन। समझ रहे हो आप? देखो शुरुआत से अगर एक बार ये एक्सप्रेशन लर्न हो जाए ना, उसके बाद हर बात का आंसर अपने आप बनता चला जाएगा। ग्राफ को भी बना सकता है, इस बात का भी आंसर खुद निकाल सकते हो, ये ग्राफ बना सकते हो। तो एक बार कॉपी करो इसको फटा। ये टी यहाँ पे टाइम ऑफ कंप्लीशन है, ध्यान रखेंगे, ये वाला टी टाइम ऑफ कंप्लीशन है। नोट कर लें सर, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और न्यूमेरिकल्स जितने आने हैं सारे के सारे इस वाले फॉर्मूले से आएंगे। तो मैंने न्यूमेरिकल्स के लिए फॉर्मूला बिल्कुल टिप्स पे होना चाहिए। और आज की सबसे मेन लाइन है, रेट डिपेंड्स अपॉन द प्रेजेंट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ पे टाइम ऑफ कंप्लीशन, इसमें कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो डाउट ना हो बिल्कुल भी। टी इज द टाइम ऑफ कंप्लीशन, और टाइम ऑफ कंप्लीशन हाफ लाइफ का डबल है।
ठीक है स्टूडेंट्स, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। टी इज अ टाइम ऑफ कंप्लीशन। यस सर। ठीक है, हो जाएगा ये। ठीक है, फाइनली सब नोट कर लिया। यस सर। सारे फॉर्मूलाज कर्व वगैरह सब क्लियर होने चाहिए। अब देखिए इस रिएक्शन का ना एक एग्जांपल नोट कर लो आपने, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। दो बड़े फेमस एग्जांपल है। देखो, डिकम्पोजिशन ऑफ एच आई ऑन गोल्ड सरफेस। देखो इस रिएक्शन का ना एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, ऑन गोल्ड सरफेस। देखो एक मिनट रुक जाना सब लोग, बाद में लिखिएगा सब, देखो अटेंशन पे करना। एक कंपाउंड होता है हाइड्रोजन आयोडाइड। आप ना इसको डिकम्पोज करना चाहते हैं। डिकम्पोज मीन्स अपघटित करना, तोड़ना। तोड़ने से क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन एंड आयोडीन। देखो मैंने इसको तोड़ दिया, सुनना पहले ध्यान से। लेकिन तोड़ना कहाँ है इसको? गोल्ड की सरफेस के ऊपर। यहाँ पे गोल्ड लिख दिया मैंने ऐसे ना। देखो अब एक्चुअल में क्या हुआ, देखो। देखिए गोल्ड सबको पता है एक डी ब्लॉक एलिमेंट है। ऐसे गोल्ड का हम एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। और ये गोल्ड की ना सरफेस है, सरफेस जैसे कहते हैं हिंदी में पृष्ठ। जो गोल्ड की सरफेस होती है देखो वो इस तरह से होती है। ये गोल्ड की सरफेस है। देखो और आप ध्यान से देखें ना, देखो यहाँ पर ना इस तरह के गैप्स बने हुए हैं, गैप्स। आप शायद इनको पहली बार सुनेंगे, इनका नाम होता है इंटरस्टिशियल साइट्स। ये चैप्टर जब सॉलिड स्टेट पढ़ेंगे वहां से पता लगता है ये। ठीक है। देखो अब सुनो, गोल्ड क्या करता है। गोल्ड अपनी साइड की हेल्प से ना एचआई के साथ अट्रैक्शन करता है। इसको हिंदी में कहते हैं सरफेस टेंशन बोलते हैं वैसे। सरफेस टेंशन आ जाती है तो वो क्या करता है, एचआई के साथ ऐसे इंटरेक्ट करता है। इस इंटरेक्शन से एचआई का जो अपना बॉन्ड है, पर्सनल बॉन्ड है, वो पहले से क्या हो जाता है, वो वीक पड़ जाता है, कमजोर पड़ जाता है। देखिए सुनिएगा, ये जो गोल्ड सरफेस है इस तरह से काम करती है। देखो अपना बॉन्ड कमजोर पड़ गया, और फिर एक ऐसा मोमेंट आता है जब एक गोल्ड इसका बॉन्ड तोड़ देता है और फिर अपना बॉन्ड भी तोड़ लेता है, और फाइनली यहां से एच आई टूट के अलग हो जाता है। ये प्रोसेस ऐसे चलता है। अब सुनिएगा, देखो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप ध्यान से देखें ना, यहाँ पे इसका टूटना ना टूटना इसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। किसके ऊपर कर रहा है? गोल्ड के ऊपर का। अगर आप ध्यान से देखें, गोल्ड की सरफेस कर रही है सारा। मान लीजिए आपने इसकी कंसेंट्रेशन बढ़ा दी, रेट पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसने कुछ किया ही नहीं है। ठीक है ये पार्टिसिपेट कर रहा है लेकिन सारा काम कर रहा गोल्ड है। इसका मतलब यहाँ पर ना देखो, सुनो ध्यान से, अगर आप महसूस करके देखें, जब एच आई का रोल ही नहीं है तो एच आई की कंसेंट्रेशन की पावर क्या बनेगी? जीरो। 100%। कौन सा ऑर्डर की रिएक्शन है? जीरो ऑर्डर। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। देखो फील करने वाली बात है, नोट करो इसको। लो हमारा जीरो ऑर्डर का डिस्कशन कंप्लीट हो गया। जीरो ऑर्डर का लेक्चर कंप्लीट हो गया। ठीक है, जीरो ऑर्डर इज फिनिश्ड। कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, दैट्स फिनिश। जीरो ऑर्डर इज कंप्लीटेड। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई जरा सा भी फिर बट ना हो, किसी पॉइंट पे लेके कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एच आई का डिकम्पोजिशन हो रहा है ऑन द गोल्ड सरफेस। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद हम शुरू करते हैं बिल्कुल इसी पैटर्न पे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट ऑर्डर से तो क्वेश्चन 100% आता है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया सब जानते हैं कितनी इंपॉर्टेंट होती है। अब देखो फर्स्ट ऑर्डर की सारी बातें डिस्कस करते हैं फटाफट, जो भी चीजें। ओके इसको रब करूं? ठीक है, डन है। अब आर्टिकल लिखे सब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, प्रथम कोटि के अभिक्रिया। इसके अंदर फिजिक्स भी आ जाएगी आपकी, इसके अंदर आपको फिजिक्स भी सिखा देंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल, 100% क्वेश्चन है इसका आपके एग्जाम में। चलो सब देखो, टेंशन पे कर। देखो हमने एक रिएक्शन अपने पास से मान ली ए टू बी। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। देखो इसका एक्सप्रेशन ऐसे बनेगा। देखो बच्चों, इस बार इसका एक्सप्रेशन ऐसे बनेगा, ए की पावर 1 है। बताना ये क्या चीज है, व्हाट इज दिस?
बताओ ये क्या है? प्रेजेंट कंसंट्रेशन। गुड। ये रिएक्टेंट की प्रेजेंट कंसंट्रेशन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न है, मैंने आपको बार बार भी समझाया है कि रेट प्रेजेंट कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। कि फिर से रेट कांस्टेंट, और ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन क्या है? डिफरेंशियल रेट लॉ। इसका नाम है डिफरेंशियल रेट लॉ। इसका नाम है डिफरेंशियल रेट लॉ। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें। अब देखो हमने क्या किया, सब ध्यान दीजिएगा। फिर से वही केमिस्ट्री। ए को इधर ले गए, ले आए, और dt को इधर ले गए। देखो अब हमने क्या किया, इसको इंटीग्रेट कर दी, इसको इंटीग्रेट कर दी। वही सेम प्रोसेस है। ये तो केटी बन गया, केटी। देखो अब सुनो, माइनस को बाहर ले गए। ये 1/a d है। आपने कभी सुना हो 1/x dx? देखो आपको थोड़ा सा मैथ्स करना पड़ेगा। यहाँ आएगा log x। देखो मुझे लॉग लेना पड़ेगा, और ये जो लॉग है ना, इससे कहते हैं नेचुरल लॉग। ये जो लॉग है ना, लॉग, ये वो लॉग है जिसका बेस क्या होता है? ई होता है, जिसका आधार ई होता है। देखो हम यहां तक आ गए, प्लस सी। सी यहां पर इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, फिर से वही बात। बोलो इतना क्लियर हो? अब देखिए मजबूरी है, ये तो लॉग वाला एक्सेप्ट करना पड़ेगा पॉइंट है। अब हमने टी को जीरो मान लिया। जैसे ही डी को जीरो माना, ये पूरा फैक्टर जीरो हो गया। सी इज इक्वल टू क्या आ गया? माइनस लॉग ए जीरो। माइनस लॉग ए जीरो, क्योंकि इनिशियल कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं। अब हमने सी की जगह इसको रख दिया। देखो जैसे ही हमने सी की जगह रखा, देखो ध्यान देना, जैसे ही हमने सी की जगह रखा, देखो हमारा एक्सप्रेशन ही आ गया, माइनस लॉग ए के टी माइनस लॉग ए नॉट। इसको सिंप्लीफाई किया, और लीजिए हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन ही आ गया। देखो सब बच्चों को ये एक्सप्रेशन लर्न करना है। और एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग है, ये बिल्कुल जीरो ऑर्डर ऐसा एक्सप्रेशन। जीरो ऑर्डर में क्या आएगा? ए इज इक्वल टू ए जीरो माइनस के टी। और इसमें क्या आ रहा है? लॉग ए इज इक्वल टू लॉग ए जीरो माइनस के टी। देखो इतना सा फर्क है, सिर्फ लॉग आ गया इसके अंदर। इतना सा फर्क है बस। याद करने की ट्रिक है ये। अगर वो फॉर्मूला था ए इज इक्वल टू ए जीरो माइनस के टी, ये क्या है? लॉग ए इज इक्वल टू लॉग ए जीरो माइनस के टी। बिल्कुल एक जैसे एक्सप्रेशन है। एक और बहुत काम की बात, फिर से किसी ने क्वेश्चन पूछा, इस एक्सप्रेशन में कौन कौन से वेरिएबल है? बताओ कौन कौन बदल रहा है? बताओ कौन कौन बदल रहा है? एक तो टाइम, टाइम को कोई नहीं रोक सकता। देखो पता है टाइम तो हमेशा बदलता है, समय कोई रोक नहीं सकता। और क्या बदलता है? प्रेजेंट। देखो ये बदलता है। अगर किसी ने लॉग ए और टी में ग्राफ बनवाया, देखो इसका ग्राफ भी वैसे ही बनेगा जैसे जीरो ऑर्डर का बना था। नेगेटिव स्लोप और लीनियरली ग्राफ बनेगा। देखो ऐसे बने, स्लोप इसका माइनस के रहेगा। बहुत काम की बात है। बोलो इतना क्लियर हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट देखो, समझ लो, इससे हम ऑर्डर को पहचान लेते हैं। इसके भी यहाँ पे ऑर्डर को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अगर कहीं भी ऐसा ग्राफ मिल जाए, तो 100% फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, एक बार इतना कॉपी करिए, बहुत सारी बातें बतानी। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, लॉग ए वर्सेस टी ग्राफ आ गया। ये मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ है आपके लिए। लॉग ए वर्सेस टी।
ठीक है, वो डाउट नहीं होना चाहिए। इसका स्लोप माइनस के है, सबको दिख रहा है, क्लियर है, नेगेटिव स्लोप है, के इज टाइम स्लोप। अगले स्टेप पे। ठीक है, सबने कॉपी कर लिया उम्मीद है। देखिए आप ध्यान दीजिएगा, देखिए देखो मैं एक बार इसको रब करके फिर दोबारा से ही बनाऊंगा ग्राफ। चलिए पे टेंशन है। देखो एक बार दोबारा देखिए सब। देखो हम लोग के पास जो एक्सप्रेशन आया वो ये वाला है, और यहाँ पे लॉग कौन सा है, बताओ कौन सा लॉग है ये, नेचुरल लॉग, प्राकृतिक लघुगुणक जिसे कहते हैं। ये दोनों वेरिएबल है। अभी क्या डिसाइड हुआ, ग्राफ कैसा बनेगा, कैसे ग्राफ बनेगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बननी है और नेगेटिव स्लोप आएगा, ये इसका स्लोप आएगा। सबको क्लियर दिख रहा है। अब एक काम करता हूँ, देखो मैं इसको बेस 10 करना चाहता हूँ, इसका आधार 10 करना चाहता हूँ, किससे मल्टीप्लाई करूँ, 2.303 से। देखो मैं सही मायने में इसको ऐसे लिख सकता हूँ, जब लिखते हैं ना LOG, इसका मतलब लॉग का बेस 10 है, लॉग का बेस 10 है, मुझे उधर ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो उधर ही मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, सब समझ सकते हैं। जैसे ही बेस सी को बेस 10 करते हैं, ये स्टेप लेना पड़ता है, -KT। एक काम और करते हैं, ये 2.303 यहां से गायब कर देते हैं, पूरे से ना पूरे को डिवाइड कर देते हैं। देखो जैसे ही हमने पूरे एक्सप्रेशन को डिवाइड किया, हम यहां तक आ गए। ठीक है, बात एक ही है, हम यहां तक आ गए। अब इनके बीच में ग्राफ बनाते हैं, 1/T। देखो इनके बीच में ग्राफ बनाते हैं, बिल्कुल वही प्रोसेस, y इज टू mx प्लस c चलेगा। देखो log a वर्सेस t ग्राफ b यही आएगा, नेगेटिव स्लोप रहेगा, लेकिन बस स्लोप कितना हो गया, हाँ के अपॉन 2.303। देखो ये कॉम्पिटिशन में बहुत आता है, रटना नहीं होता, देखो समझना होता है। इस बार स्लोप क्यों बदला, भाई वो नेचुरल लॉग था, ये लॉग बेस 10 में था। देखो फील करने वाली बात है। ठीक है, अभी कुछ कॉपी नहीं करना। अब एक काम और करते हैं, देखो देखो जरा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। चलो पहले यहां से कर दे। आप जानते हैं मैं केटी को इधर ला सकता हूँ, लॉग ए को इधर ला सकता हूँ। लॉग ए माइनस लॉग बी ये होता है लॉग ए बाई बी, लॉग ए अपॉन बी है, ये बात मैंने लास्ट क्लास में भी आपसे करी। लीजिए हम यहां तक आ जाता है, देखो हम यहां तक आ गए। ठीक है, अब तो पूछे इन दोनों के बीच में ग्राफ बनाओ, क्या फुल हो रहा है, y इज टू mx। मैं ऐसे कह सकता हूं, कुछ नहीं फर्क पड़ता। पता है, इस बार log a0/a वर्सेस t, कैसा ग्राफ आएगा, स्ट्रेट लाइन, लेकिन स्लोप कैसा रहेगा, पॉजिटिव स्लोप, इसका के आए। देखो ये आ गया। आराम से फील करना है, y इज टू mx फुल हो रहा है ना। देखो आप में से बहुत सारे बच्चे मैथ्स वाले बैठे होंगे, तो कभी किसी को दिक्कत है ना, तो बायो वाले स्टूडेंट आपस में हेल्प किया करें, मतलब सीखा करें, किसी से कुछ सीखने को मिल रहा है। इस बार log 0 a वर्सेस टी ग्राफ ऐसा आएगा, नो डाउट स्ट्रेट लाइन आएगी, पॉजिटिव स्लोप होगा, इसका स्लोप कितना होगा, के, ये वाला स्लोप होगा। ठीक है, ये भी ड्रॉ कर लो फटाफट। इस सब फर्स्ट ऑर्डर को बता रहे हैं। अगर हमें कहीं भी केमिस्ट्री में ये वाला ग्राफ मिल रहा है, ये वाला ग्राफ मिल रहा है, ये वाला ग्राफ मिल रहा है, हम कहेंगे 100% फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हम देखते कह देंगे फर्स्ट ऑर्डर। ऑर्डर को आइडेंटिफाई करने के तरीके आएंगे, तो बिल्कुल इजी वे में चलना है, थोड़ा फास्ट सीख लीजिएगा। देखिए इसको कंप्लीट करें बिल्कुल। जैसे देखो यहाँ पे स्लोप कैसे बदल गया, तो ये सब कंपटीशन में चलता है, और आपके नीट के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वहां पे तो बिल्कुल यूजुअल है चीजें यहाँ। लॉग a0/a वर्सेस टी ग्राफ कैसा बनेगा, ये भी क्लियर होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो आराम से, कोई डाउट ना हो बिल्कुल भी। लॉग ए वर्सेस टी, ये भी लॉग ए वर्सेस टी, ये नेचुरल लॉग, ये लॉग बेस 10 में, ये लॉग a0/a वर्सेस टी, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहां तक कोई टेंशन नहीं, हो जाएगा आराम से। देखो अभी कुछ और चीजें डेवलप करते हैं, बस मेनली आप ये ग्राफ बनाइए फटाफट। चलिए हो गया बच्चों, ये ग्राफ तो पहले ही हो चुका था हमारा। ठीक है ना, देखो अभी अच्छी, देखो और शेयर करते हैं, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो मैं इसको रब नहीं कर रहा हूँ, वही है ग्राफ, देखिए सुनिए।
देखो एक मिनट, मैं एक सिंपल सा मैथ्स पूछूंगा आपसे, मैं रब नहीं कर रहा हूँ, यहीं पे लिखा रहेगा, आप बेफिक्र रहिए, प्लीज ध्यान दीजिए। आप एक बात का मेरे को आंसर दीजिए। मैं ना इसको लॉग को हटाना चाहता हूँ, बताओ कैसे हटेगा ये? नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं, वो तो रहेगा। हटाने के बाद ये एलओजी बन जाएगा, लॉग बेस 10। एंटी लॉग लेना पड़ेगा। अगर आप इसे हटाना चाहते हैं तो उसका एंटी लॉग लो, एंटी मीन्स उल्टा। एंटी लॉग लेते ही लॉग गायब हो जाता है। तो मैं दोनों साइड का एंटी लॉग ले रहा हूँ। देखो सुनना, मैं ऐसे कुछ नहीं लेता हूँ, इक्वेशन नंबर 2 है हमारी। मैं दोनों साइड का एंटी लॉग ले रहा हूँ। अभी सुनना, देखो एक स्टेप करूंगा मैं। ऑन टेकिंग एंटी लोगो बोथ द साइड्स। मैं एंटी लॉग ले रहा हूँ बोथ द साइड्स। ठीक है, सुनिएगा। एंटी लॉग ऑफ बोथ द साइड्स। ऑन टेकिंग एंटी लॉग ऑफ बोथ द साइड्स। एक मिनट रुक जाइए, देखिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप निकल के आएगा। एंटी लॉग ऑफ बोथ द साइड्स। देखिए सुनिए, जैसे ही मैं उधर की साइड का एंटी लॉग लूंगा, वो तो लॉग गायब हो गया। वो तो लॉग गायब ही हो गया। वो तो A0/A हो गई। वो तो ए गायब हो गया लॉग। लेकिन जैसे ही मैं इधर का एंटी लॉग लूंगा ना, ये ई पावर के टी बन जाएगा। ई पावर के टी, ये ई कहां से आया? इसका बेस क्या था? ई था। तो ये ई की पावर के टी। घबराइए नहीं, देखिए इस तरह का मैथ्स अभी नहीं, एकदम आप सीख सकते हैं। टेंशन ना लो आप। अब देखो मैं एक फाइनल एक्सप्रेशन लिखूंगा। कभी आपने इसको फिजिक्स में लर्न भी करा होगा, शायद ये फिजिक्स से भी टॉपिक आता है, लीजिए। एक कभी एक्सप्रेशन आपने ऐसे याद किया, इसको भी रट डालिए। इससे ये फायदा होता है, अगर किससे मुझसे बोला एओटी में ग्राफ बनाओ। देखो मैं एओटी में ग्राफ बनाऊं। देखो एओटी में ग्राफ कैसा बनेगा? एओटी का रिलेशनशिप कैसा है, अगर आप ध्यान से देखें। यहाँ ई लिखा हुआ है। इसे कहते हैं एक्सपोनेंशियल। शायद मैंने पहले भी डिस्कस किया था। देखो एओटी में ग्राफ इस तरह से आएगा। इसे बोलते हैं एक्सपोनेंशियल कर्व। ये हमने पहले भी सीखे हैं यहाँ पर। देखो सीख लो अच्छे से, देखो रियलाइज कर लो। एओटी में ग्राफ किस तरह से आ रहा है? एक्सपोनेंशियल रिलेशनशिप है। एक्सपोनेंशियल मैंने पहले समझाया आपको, हल्का हल्का चेंज होते होते एकदम बहुत बड़ा चेंज आ जाता है। इसे कहते हैं एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल कंसंट्रेशन डाउन हो रही है, और अभी थोड़ी देर पहले डिसाइड हुआ था, अगर एओटी में ऐसा ग्राफ बन जाए तो बताओ ये कौन सा ऑर्डर था? ये कौन सा ऑर्डर था? जीरो ऑर्डर था। और ये वाला ग्राफ कौन सा शो कर रहा है? फर्स्ट। तो क्लियर करो, सीखना होगा। तो ये हमने ग्राफ ये बना लिया। ये तब बना देखो जब हमें ये एक्सप्रेशन याद था। जल्दी से कॉपी कर लो इसको भी फटाफट, बड़ा फास्ट लिखिएगा। आज हम इसको एंड कर दे बिल्कुल। अभी मैं आपको सिखाता हूँ, इसके अंदर फिजिक्स भी लगती है। अभी आपको सिखाते हैं सर फिजिक्स कैसे पार्टिसिपेट करती है, वो भी क्लियर है। इस टॉपिक के अंदर कैसे फिजिक्स आती है आपको, वो भी क्लियर है। ठीक है। तो ये एओटी में ग्राफ आ गया। कैसे कंसंट्रेशन विद टाइम लीनियरली एक्सपोनेंशियली घट रही है। इसे कहते हैं एक्सपोनेंशियली घटना। थोड़ा थोड़ा घटते घटते एकदम से घट जाती है। चलिए ये फाइनल हुआ। देखो मैथ्स की जरूरत तो पड़ेगी हर जगह। लेकिन क्या होता है, अगर आपको कंफर्टेबल ना हो तो कम से कम उनके रिजल्ट्स याद होने चाहिए। जैसे आपको ये लर्न हो गया, आपने ये याद कर लिया, तो इस बात का आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है। एक ग्राफ हमने और बना लिया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट कर्व है, और इसको कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर की विशेषता। अब वो भी आ रहा है, रेडियो एक्टिविटी के अंदर इसको लेके जा रहे हैं अभी। थोड़ा इसको और भी फिनिश करें, वहीं जा रहे हैं। फिजिक्स पे ही ले आएंगे इसके अंदर अभी। ठीक है बच्चों, ये हो गया। नोट कर लिया सबने, ये भी क्लियर हो गया। चलिए अब देखिए आगे चलते हैं। देखो भी कुछ और न्यूमेरिकल्स के लिए फॉर्मूले बनाएंगे। देखो मैं ये रब नहीं करूंगा, ये सब चीजें यही रहेंगी। देखो अब आपको एक एक न्यूमेरिकल्स के लिए फॉर्मूला बना के दिखाते हैं। कभी आपने इसको फिजिक्स में सबने याद भी किया होगा, और बहुत सारे क्वेश्चन भी इसके ऊपर उम्मीद है आपने किए होंगे। देखो जरा ध्यान देना। देखो ये फॉर्मूला कैसे बन के आएगा, जरा ध्यान देना। देखो अभी हमने ये वाला फॉर्मूला सीखा, के टी इज टू लॉग A0/A। अब आप टी को इधर ले आओ। टी को इधर लाते ही ना, अब बेस 10 कर रहा हूं मैं सीधा। लीजिए, एक न्यूमेरिकल्स के लिए फॉर्मूला आ गया। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसके ऊपर तो 100% क्वेश्चन आएंगे, 100% मिलेगा। ग्रेट ग्रेट फॉर्म, बिल्कुल टिप्स में होना चाहिए। के सबको पता है यहाँ पर क्या है? रेट कांस्टेंट। टी क्या है? टाइम। ये क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन। और ये क्या है? प्रेजेंट। बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। इसके ऊपर बहुत न्यूमेरिकल्स आते। अभी रुक जाना प्लीज।
मैं इस पे टी को टी हाफ मान लेता हूं। अगर मैंने टी को टी हाफ माना, देखो सब ध्यान देना, टी को टी हाफ मान लिया, इसका मतलब रिएक्शन की एक हाफ लाइफ पूरी हो गई, एक हाफ लाइफ पूरी हो गई। अगर इनिशियल कंसंट्रेशन ए जीरो थी तो प्रेजेंट कितनी हो गई, ए जीरो बाय टू। ये ए जीरो बाय टू हो गया क्योंकि आधी कंसंट्रेशन चली गई, आधी बच गई। देखो टू तो चला गया ऊपर, ए जीरो कैंसिल हो गया। यहां से हमारे पास एक एक्सप्रेशन ही आ गया। देखो ये एक्सप्रेशन इस तरह से आ गया, ऊपर आ गया लॉग टू, ऊपर लॉग टू आ गया। देखो ये एक्सप्रेशन आ गया, टू ऊपर चला गया था ना। इसी को पता है लॉग टू की वैल्यू बेस 10 में कितनी होती है, 0.3010। देखो सुनना, जो ये वैल्यू होती है ना 0.3010 होती है, और आपने कहीं पढ़ा भी होगा, इसको मल्टीप्लाई करने से क्या आता है, 0.693। देखो बच्चों, एक बहुत काम का फॉर्मूला ये आ गया। आप ऐसे भी लिख सकते हो, टी हाफ इक्वल टू 0.693 बाई के। और देखो एक बहुत मजे की बात, देखो एक बहुत काम की बात है, इसमें कहीं कंसंट्रेशन नहीं आ रही, दोनों चीजें कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट। इसका मतलब साफ साफ है कि हाफ लाइफ क्या है, कांस्टेंट है। हाफ लाइफ क्या है, कांस्टेंट है। ये भी ना एक फर्स्ट ऑर्डर का मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, एक बहुत बड़ी विशेषता। कहीं भी लिखा जाए कि हाफ लाइफ कांस्टेंट है, गारंटी से फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी, 100% फर्स्ट ऑर्डर। इसको पक्के से रट डालना। और एक बात और है, ये वैल्यू 0.693 पता है किसकी है, लॉग टू की है, बेस ई में, बेस ई में। तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ये रिजल्ट भी कंपटीशन में काम आता है, चाहे यहां से पता लगा लो। देखो आप भाई, इसको हटाते ही क्या होगा, इसको हटाते ही क्या होगा, ये बेस ई बन जाएगा। तो बात तो एक ही आ गई थी। देखो एक बार दोबारा बताऊं, देखो आपको क्या क्या करना होगा। देखो ये रिजल्ट ना ध्यान रखने पड़ता है। देखो जैसे ये फॉर्मूला सब बच्चों को टिप्स पे होना चाहिए न्यूमेरिकल्स के। अभी मैं इसके ऊपर पता नहीं कितने सारे न्यूमेरिकल करके दिखाऊंगा। ये रिजल्ट आपको लर्न होने चाहिए, बिल्कुल को दिमाग में सेट कर लेते हैं अगर हमें सिलेक्शन चाहिए भाई। ये रिजल्ट्स बिल्कुल टिप्स पे होने चाहिए। और एक कितना इंपॉर्टेंट रिजल्ट कि हाफ लाइफ कांस्टेंट, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, हाफ लाइफ कांस्टेंट। कहीं भी ये लाइन मिल जाए समझ जाना हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। इसका मतलब ये हुआ, देखो अभी मैं इसको इंटरप्रेट करता हूँ, आस्किंग है इसका रीजन बताओ, थोड़ा सा एक्सप्लेन करो। अभी आपको इसकी इंटरप्रिटेशन देते हैं, एक बार ऐसे कॉपी करो आप। तो बता रहे हैं, इसको और अच्छे से ओपन करते हैं कि हाफ लाइफ कांस्टेंट होने का मतलब क्या है। हाफ लाइफ कांस्टेंट होने का मतलब क्या आपको बताते हैं हम। कांस्टेंट होने का मीनिंग क्या है, शेयर करते हैं आपसे। ठीक है, अभी आपको सिखाता है कि हाफ लाइफ कांस्टेंट होने का मतलब क्या है। और देखो सब चीजें टिप्स पे उंगलियों में, बिल्कुल ये चीजें लर्न कर डाली है। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, ये बताओ, ये मालूम हो आपको, उसके बाद ये तो रिजल्ट आएगी आपके सामने, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, सारे न्यूमेरिकल्स को डील करेगा। और अभी देखना एक चीज फिजिक्स के अंदर भी काम आने वाली। अभी हम इस टॉपिक को फिजिक्स में ले जाएंगे, फिजिक्स में ये कहाँ आता है। पहले सबने कॉपी फास्ट सिखा करें यार, थोड़ा जल्दी ली जाए, कुछ चीजें और है प्रैक्टिस भी कर लेंगे फिर। हटाएं इसको। देखो अब एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा कि हाफ लाइफ कांस्टेंट होने का मीनिंग क्या होता है बताओ। देखो देखो मैं आपके सामने एग्जांपल समझाता हूं। मान लीजिए कि रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर हो रही है, ये किसी को लिखना नहीं, उसकी हाफ लाइफ 100 मिनट्स है, 100 मिनट। देखो सुनना आप, ये हाफ लाइफ ना कांस्टेंट है। देखो कांस्टेंट का मीनिंग समझ। मैंने शुरुआत 5 कंसंट्रेशन से करी,
पता क्या हुआ, आफ्टर 100 मिनट्स ये आधी रह जाएगी 2.5, ऐसे नेक्स्ट 100 मिनट्स में ये आधी रह जाएगी। देखो ये इंटरवल फिक्स रहेगा, नेक्स्ट 100 में ये और आधी हो जाएगी। आप समझ पा रहे हो, ये इंटरवल बदलेगा नहीं, 100 मिनट्स में ही आधी होगी। जबकि जीरो ऑर्डर में ऐसा नहीं हुआ था। जीरो में क्या हुआ था, हाफ लाइफ कंसंट्रेशन की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी, जैसी कंसंट्रेशन कम हुई हाफ लाइफ कम होगी। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देख हाफ लाइफ का फिक्स रहना, हाफ लाइफ बदलेगी नहीं। तो ये होता है, मतलब ये इंटरवल आपका चेंज नहीं होगा, बाकी में होता रहता है। ये जीरो ऑर्डर में ये इंटरवल बदलता है, अगर पहले हाफ लाइफ 100 थी तो आगे 100 नहीं है, आगे कुछ और हो गई, नेक्स्ट टाइम कुछ और हो गई, नेक्स्ट टाइम कुछ और, जीरो में ये चलता है। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट है। अब इसका एक इंपॉर्टेंट बड़ा आपको एक इसका कॉन्सिक्वेंस भी सिखाएंगे। चलो ये बात क्लियर हुई। देखो हम सब बच्चों ने ये फॉर्मूला अच्छे से क्लियर कर लिया, बिल्कुल याद होना चाहिए। और अभी आपने सीखा कि हाफ लाइफ कांस्टेंट आ रही है, भी डिसाइड हो। अभी मैं आपको इसका एक बड़ा अच्छा कॉन्सिक्वेंस बताऊं, जस्ट वेट, एक दो बातें और शेयर कर दे। अब देखिए सुनिए, मैं अब एक चीज सिखा रहा हूं, रिलेशनशिप बिटवीन, एक एक आपको एक्सप्रेशन सिखाते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन। देखो बुक्स में ऐसे लिखा मिलेगा आपको, T3/4। T3/4 का मतलब क्या है, 3/4 रिएक्शन हो गई, हिंदी में कहते हैं 3/4 रिएक्शन हो गई। इसी को लिख सकते हैं T75%। एक ही बात है, मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 75 आ जाएगा। 75% आपकी रिएक्शन पूरी हो रही है। एंड T हाफ, T हाफ को क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ अर्धायु, इसी को T50% कह सकते हैं। अब देखो मैं आपको इनके बीच में रिलेशनशिप बताऊंगा, इन दोनों में क्या संबंध है, इनका मतलब एक ही है, केमिस्ट्री में इन दोनों का मतलब एक ही है, इनमें कोई फर्क नहीं है। अब मुझे इनमें एक रिलेशनशिप बताना है। देखो रिलेशनशिप कैसे बनाए, एक काम करता है, मैं ना इसको ना कंसंट्रेशन को 100 मान लेता हूं, लेट ए नोट बी 100, मैंने इसको 100 मान लिया, ये कंसंट्रेशन ना 100 है, 100। देखो अब ध्यान देना, अगर ये कंसंट्रेशन 100 है, ठीक है, एंड टाइम इज 375%, देखो इसका क्या फर्क पड़ेगा, देखो देखो अब ध्यान देना, जब रिएक्शन 75% पूरी हो गई, इनिशियल कंसंट्रेशन क्या थी 100, देखो अब समझना, एक मिनट, 75% पूरा होने का मतलब है कि इसका 75% गया, दैट इज 75, तो बची कितनी 25। बोलो स्टेप क्लियर, ये हमारी पहली इक्वेशन बन के आ गई। बोलो सब बॉयज क्लियर हो गया, 75% रिएक्शन गई, 75 गई, 25 बच गई। एग्जैक्टली हम एक काम और करते हैं, अब इसको ना टी को मान लेते हैं T50%, इसका मतलब 50% रिएक्शन पूरी हो गई, बची कितनी 50 ही बच गई। ये इक्वेशन नंबर 2 है हमारी। बोलो क्लियर हुआ सब कुछ, ये दो हमने एक्सप्रेशन बना दी। देखिए ध्यान दीजिएगा, देखो अब हम क्या कर रहे हैं, के तो सेम रहेगा ना, के की वैल्यू नहीं बदली, के दोनों का सेम रहेगा, इनको बराबर रख लेते हैं। देखो जैसे ही हमने इक्वल रखा, देखो एक बहुत काम का रिजल्ट निकल के आएगा, वो रिजल्ट हम सबको याद होना। देखो ये तो मैं ना, एक मिनट देखो इसको मैं कट करके log 4 लिख देता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। और ऐसे ही यहां पर हमने इसे कट करके log 2 लिख दिया, काट दिया इसको, log 2 आ गया। log 4 पता क्या होता है, 2 log 2, log 4 होता है 2 log 2, log 2 से log 2 कट जाएगा, ये पूरा फैक्टर भी कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, पता क्या रिजल्ट निकल के आएगा, T75% इज ट्वाइस ऑफ हाफ लाइफ। देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, T75% इज, इसका मतलब 75% रिएक्शन पूरा होने का टाइम 50% के पूरा होने का टाइम का डबल होता है। लेकिन कौन से ऑर्डर में, फर्स्ट ऑर्डर। ध्यान रखना ये हर ऑर्डर की बात नहीं हो रही, ये फर्स्ट ऑर्डर का कैरेक्टरिस्टिक है, प्रथम कोटि के विग्रह की विशेषता। अगर कहीं भी लिखा मिल जाए तो समझ जाना फर्स्ट ऑर्डर है। ऐसे ही एक फॉर्मूला और बना सकता हूं, देखो मैं, अब देखो चाहे आप बना भी लें, चाहे आप घर पे उसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। सिमिलरली देखो इसी तरीके से अगर आप चाहें तो एक एक्सप्रेशन और बना सकते हैं, T99.9% इज अप्रोक्सीमेटली 10 टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ। देखो ऐसी एक्सप्रेशन एक और बनता है, T99.9% मतलब इतने परसेंट रिएक्शन पूरा होने का टाइम, लगभग क्या होता है 10 टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ। अर्धायु का ये एग्जैक्ट नहीं होता, अप्रोक्सीमेटली है ये, बार बार कह रहा हूं, देखो लगभग, अर्धायु का 10 टाइम आता है।
ये भी फर्स्ट ऑर्डर का कैरेक्टरिस्टिक है, आप चाहे घर पे इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए इसको फटाफट। इसको बनाना चाहे भी बना के दिखवा देते हैं आपको, प्रैक्टिस करवा देंगे इसकी। आ रहा है समझ? जैसे T75% ट्वाइस वो हाफ लाइफ है ना, ऐसे T99.9% इज अप्रोक्सीमेटली 10 टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ। एग्जैक्ट नहीं है ये, अप्रोक्सीमेटली है। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई कंफ्यूजन नहीं बिल्कुल भी। ओके, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। T99.9% इज अप्रोक्सीमेटली 10 टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ, अर्धायु का लगभग 10 गुना होता है। ये फर्स्ट ऑर्डर का कैरेक्टरिस्टिक है और कहीं नहीं लगेगा ये। आप इसको बनाना खुद बना सकते हैं, इससे दो इक्वेशन बना के। ठीक है बच्चों, ये क्लियर हो गया। और सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर में, बार बार कह रहा हूं, हर ऑर्डर में नहीं है ये। ठीक है, लेट्स फिनिश। कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया ये? देखिए सुनिए, एक और बहुत काम की बात है। अब बात करते हैं टाइम ऑफ कंप्लीशन। नोट कर लीजिए ऐसे हेडिंग, फर्स्ट ऑर्डर का ही सेक्शन है ये। टाइम ऑफ कंप्लीशन, रिएक्शन के पूरा होने का समय। एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कितने टाइम में पूरी होगी, अब इस बात पे डिस्कशन करेंगे। एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कितने टाइम में कंप्लीट होती है। देखिए ध्यान दीजिए, देखो देखो, अब एक चीज जरा समझने की कोशिश करना। देखिए अभी हम लोगों ने क्या किया, थोड़ी देर पहले एक प्रेजेंट कंसिडरेशन ऑफ टाइम में ग्राफ बनाया। देखिए ना सब देखो, अटेंशन पे करिए प्लीज। ग्राफ बनाता है एक्सपोनेंशियल, तो ग्राफ ना देखो ऐसे बन रहा है। देखिए सुनिए, अब लैब में क्या होता है, देखो जब आप लैब में ना ये ग्राफ बनाएंगे ना, जब ये प्रैक्टिकल करके देखेंगे, आप महसूस करेंगे एक टाइम के बाद ना, देखिए सुनिए, इसमें चेंज आना बंद हो जाएगा। ये कंसंट्रेशन लगभग कांस्टेंट हो जाएगी, कभी से कट भी नहीं करेगी, चेंज आना बंद हो जाएगा। पता आपको क्या लगेगा, जैसे जैसे मतलब ये रिएक्शन अभी कंप्लीट नहीं हुई, चेंज आना बंद हो गया। आपको हमारे से एक सवाल पूछे, फिर रिएक्शन कितने टाइम में पूरी होगी, मतलब हम क्या कहेंगे, इनफाइनाइट टाइम। इसको पूरा होने में कितना टाइम लगता है, इनफाइनाइट टाइम, जैसे कहते हैं अनंत समय में पूरी होती है। एक मिनट दोबारा देखिए प्लीज, दोबारा देखिए। अभी मैंने आपसे कहा था थोड़ी देर पहले, अगर आप देखो जरा ध्यान दो, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ को आप 10 मिनट मान, 10 मिनट, ठीक है।
इनिशियल कंसंट्रेशन ले लिया आपने, मान लेते हैं 10 ही ले लिया आपने, ठीक है, ये इनिशियल कंसंट्रेशन थी। देखो क्या हुआ, 10 मिनट के बाद ये कंसंट्रेशन आधी हो गई, 5। नेक्स्ट 10 में 2.5, नेक्स्ट 10 में 1.25, नेक्स्ट 10 में 0.625, नेक्स्ट 10 में 0.3125। देखिए ऐसे करते रहिए आप महसूस करोगे पता नहीं कितना टाइम लगेगा इसको जीरो बनने में, कभी जीरो बनेगा ही नहीं है। सोच के देखो, इसका आधा, इसका आधा, इसका आधा, आखिरी में आधा करते करते 0.0000000 ऐसा भी हो गया, इसका फिर हाफ, इसका फिर हाफ, ये पता नहीं जीरो कब तक चलते रहेंगे। सोच के देखो इन टर्म्स ऑफ मैथ्स, इसका मतलब इसको पूरा होने में कितना टाइम लग रहा है, इनफाइनाइट टाइम, अनंत समय। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इनफाइनाइट टाइम। इनफाइनाइट टाइम में रिएक्शन पूरी होती है फर्स्ट ऑर्डर की, ये सबसे खास बात है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन एकदम पूरी हो जाती है, उसको पूरा होने में 2 हाफ लाइफ लगी, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर को पूरा होने में इनफाइनाइट टाइम लगता है, इसको इंक्लूड कर लेगा। देखा मैंने टाइम ऑफ कंप्लीशन, देखो ये तो मैं हटा दूंगा, इसका तो कुछ काम नहीं है समझाने के लिए। तो आप नोट कर लिख सकते हो कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इनफाइनाइट टाइम में पूरी होती है, लिख सकते हो इसको, स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख लो, इसको अनंत समय लगता है पूरा होने में। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की एक सबसे खास बात है, इनफाइनाइट टाइम। अब इसको फिजिक्स में भी ले जाएंगे, देखना। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया। अगले स्टेप पे आते हैं, देखो इसके लिए। देखो अभी एक बहुत काम का फॉर्मूला और जरा इसको भी सुनिएगा ध्यान से। देखो एक बहुत ही काम का फॉर्मूला, जरा इसको देखो, अटेंशन पे करना प्लीज। देखो एक बच्चे ने भी क्वेश्चन ही पूछा था, उसकी भी एक्सप्लेनेशन यहाँ मिलेगी। देखो फर्स्ट ऑर्डर की बात ही चल रही, लेट ए नॉट बी इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है, एंड हाफ लाइफ इज टी हाफ, ठीक है, ये मेरे पास से मैंने सिंबल मान लिए। हाफ लाइफ कितनी है, टी हाफ, टी हाफ जिसे कहते हैं हिंदी में अर्धायु। अब सुनिए, देखिए एक हाफ लाइफ के बाद क्या हुआ, आफ्टर वन हाफ लाइफ, बताओ एक हाफ लाइफ के बाद ये कंसेंट्रेशन कितनी रह जाएगी, हाफ, इसका आधा। देखो एक हाफ लाइफ के बाद हुआ ऐसा, दो हाफ लाइफ के बाद क्या हुआ, देखो अगर आप ध्यान से देखें, इसका आधा चला जाएगा, इसका आधा बच जाएगा, वो कितना होता है A0 तीन हाफ लाइफ के बाद क्या हुआ, इसका भी आधा चला गया, आधा बच गया, A0/8। ऐसी चार हाफ लाइफ के बाद क्या हुआ, A0/16। देखो अगर आप ध्यान दीजिएगा, देखिए देखिए देखिए, एक चीज महसूस करना, एक हाफ लाइफ 2 पावर 1, टू हाफ लाइफ 2 पावर 2, थ्री हाफ लाइफ 2 पावर 3, फोर हाफ लाइफ 2 पावर 4। इसका मतलब ये हुआ, आफ्टर एन हाफ लाइफ, आफ्टर एन हाफ लाइफ, देखो कंसंट्रेशन कितनी आएगी, A0/2 पावर n। देखो ये हमारे पास प्रेजेंट कंसंट्रेशन निकालने का फॉर्मूला आ गया, लेकिन लगता कौन से ऑर्डर में है, सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर में। और एन यहां पर क्या है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स, ये नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स है, जिसको हिंदी में कहते हैं अर्धायुओं की संख्या, नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी नोट कर लो, बहुत ही काम का फॉर्मूला। देखो ऐसा फॉर्मूला हम जीरो ऑर्डर में नहीं बना सकते थे, क्यों, हाफ लाइफ बदल रही थी। सुनिए आपका डाउट था, हाफ लाइफ बदल रही थी, यहाँ पे हाफ लाइफ फिक्स है, कांस्टेंट है, तभी तो हम ऐसा कर पा रहे हैं। बहुत ही काम का फॉर्मूला है, इसको भी मेंशन करना है सब में। ये प्रेजेंट कंसिडरेशन निकालने का फॉर्मूला है। देखो ये टॉपिक आपको फिजिक्स के पॉइंट से कराता हूँ कि फिजिक्स में ये टॉपिक कैसे आता है।
दैट शुड बी क्लियर टू ऑल। ठीक है, अभी करते हैं थोड़ा फर्स्ट कंप्लीट होने वाला, फिर देते हैं ब्रेक। अब उसको फिजिक्स में ले जाते हैं। यही आर्टिकल फिजिक्स में कैसे आएगा? चलिए इसको उठाएं। देखो, अब हम बात करते हैं फिजिक्स में रेडियो एक्टिविटी। देखिए सुनिएगा, रेडियो एक्टिविटी आपने पढ़ा होगा, रेडियो एक्टिव था। किसी को पता रेडियो एक्टिविटी क्या होती है? क्या होती है रेडियो एक्टिविटी? स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ अल्फा बीटा गामा रे। देखो ध्यान देना, अगर कोई चीज अपने में से अल्फा बीटा गामा रेज निकाल रही है और अपने आप निकाल रही है, इसे क्या कहते हैं हम लोग? रेडियो एक्टिविटी। इसका हिंदी नाम होता है रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिव का। देखिए सुनिएगा, आपने कभी चीज सुनी है? ये इसको बोलते हैं न्यूक्लियर डिके। ये न्यूक्लियर फिनोमिना होता है। अच्छा, ये रेस कहां से निकलती है? न्यूक्लियस में से निकलती है, नाभिक। देखो सुन लो, ये रेस न्यूक्लियस में से आती है, एटम के न्यूक्लियस में से। इसके न्यूक्लियर फिनोमिना कहते हैं। एक बात और है, इससे न्यूक्लियर डिके होता है। न्यूक्लियर डिके हिंदी में कहेंगे नाभिक का अक्षय होना। नाभिक ना टूट रहा है ना, उसका न्यूक्लियर डिके हो रहा है, डिके। अब देखो मैं एक लाइन बोलूंगा, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। द रेट ऑफ डिके, जो इसका डीके का रेट है ना, डीके होने का रेट, इज अ फर्स्ट ऑर्डर फिनोमिना। देखो ये है फिजिक्स, फर्स्ट ऑर्डर फिनोमिना। इसका मतलब ये हुआ, देखिए सुनिएगा, जो रेट ऑफ डीके है, हम लोग बोलते हैं केमिस्ट्री वाले रेट ऑफ रिएक्शन, वो कहते हैं रेट ऑफ डीके। फिजिक्स वाले ये बोलते हैं इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अभी मैंने क्या कहा था आपको आज, रेट किस पे डिपेंड करता है? प्रेजेंट, वो कंसेंट्रेशन नहीं बोलेंगे फिजिक्स वाले, बोलेंगे प्रेजेंट नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, वर्तमान में नाभिकों की संख्या। वो इसको बोलेंगे प्रेजेंट नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। पावर बनी लगाएंगे, क्योंकि कौन सा ऑर्डर का फिनोमिना है? फर्स्ट ऑर्डर। लिखना नहीं किसी को, देखो ना वो स्क्वायर ब्रैकेट लगा रहे, क्यों हम कंसेंट्रेशन में लगाते हैं ब्रैकेट। अच्छा, इसको हटाने के बाद कांस्टेंट लगता है, हम लगाते हैं रेट कांस्टेंट। पता क्या बोलते हैं? डीके कांस्टेंट। वो लैम्डा लगाते हैं, वो बोलते हैं डीके कांस्टेंट। देखो बिल्कुल वही चीजें हैं, फर्क है सिर्फ सिंबल्स का। इसका नाम फिजिक्स वाले डीके कांस्टेंट कह रहे हैं, हम इसको रेट कांस्टेंट कह रहे हैं। वो इसको बोल रहे हैं नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, प्रेजेंट नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। हम कहते हैं प्रेजेंट कंसेंट्रेशन, हम कहते हैं प्रेजेंट कंसेंट्रेशन। इसे क्या बोल रहे हैं? रेट ऑफ डिके, अक्षय होने की दर जिसे कहते हैं, रेट ऑफ डिके। देखो हमारा कितना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन गया। अभी किसी को लिखना नहीं है। एक और बात है, इसका फिजिक्स में एक और नाम है, फिजिक्स में इसे कहते हैं एक्टिविटी, हिंदी नाम होता है सक्रियता। और फिजिक्स में इसका एक नाम और है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स एमिटेड पर सेकेंड। अगर फिजिक्स के न्यूमेरिकल में कुछ भी लिखा मिल रहा है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स एमिटेड पर सेकेंड, एक सेकंड में निकलने वाले कणों की संख्या, एक्टिविटी सक्रियता, रेट ऑफ डिके, एक ही मतलब होता है। फिजिक्स में तीनों का मतलब एक ही होता है। आप फिजिक्स के डाउट भी ले आना इस टॉपिक के, इस वाले टॉपिक के ना फिजिक्स के डाउट भी लेके आना, तो मैं करूंगा, आई विल ट्राई द बेस्ट पॉसिबल जो भी हो सकता होगा, लेकिन आप डाउट लेकर आइए। देखो हमने ये फॉर्मूला बना दिया, एक बार आप नोट कीजिए इसको। देखो फिजिक्स स्टार्ट होगी, रेडियो एक्टिविटी का पार्टिसिपेशन होगी, और हम बिल्कुल अपने फर्स्ट ऑर्डर वाले फंडों से सारी प्रॉब्लम कर देंगे। आप लेकर आओ, देखो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कितने डाउट लेके आपको। इसको फिजिक्स बुक से भी करिएगा सब लोग। देखिए बहुत काम करने के लिए आपके पास है, बहुत मेहनत करने की जरूरत है। जितना पढ़ सकते हैं पढ़िए, पढ़ते पढ़ते पागल हो जाइए आप, तब सिलेक्शन होगा, दिस इज अ फैक्ट रियली। और अगर नहीं ऐसे पागल हो सकते तो फिर बहुत कम चांस है। कंपटीशन निकालने के लिए पागल तो होना पड़ता है। आराम से लिखिए, रेट ऑफ डिके, रेट ऑफ डिके कहते हैं, एक्टिविटी कहते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स एमिटेड पर सेकेंड, एक सेकंड में निकलने वाले कणों की संख्या, एक ही मतलब है। हम लोग कहते हैं प्रेजेंट कंसेंट्रेशन, वो कहते हैं प्रेजेंट नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। हम कहते हैं रेट कांस्टेंट, वो बोलते हैं डिके कांस्टेंट। बस सिर्फ वर्ड्स बदलते हैं, शब्दों का अंतर है, सिर्फ शब्दों का हेरफेर जिसे कहते हैं, अदरवाइज चीजें वही है सर, मीनिंग वही है। मैं इसको इंटीग्रेट करूं वैसे ही फॉर्मूले बनेंगे, सब चीजें वही अप्लाई होंगी।
आप फिजिक्स की बुक से भी यहां से डाउट लेकर आओ, और पक्का आपको तो मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं इसको, 2-3 क्वेश्चन यहां से फिजिक्स में हर साल आते हैं। आप लेकर आइए उनको, कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी। ठीक है, प्रेजेंट नंबर न्यूक्लियाई कहते हैं, बस अभी फिनिश होने वाला है ये। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको रब कर दूं, थोड़ा फास्ट लिख लीजिएगा। स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ अल्फा बीटा गामा रेस, स्वतः अल्फा बीटा गामा किरणों का उत्सर्जन, है ना, न्यूक्लियर फिनोमेना, नाभिकीय घटनाएं, न्यूक्लियर डिके, इससे नाभिका क्षय होता है, क्षय, फर्स्ट ऑर्डर फिनोमेना, प्रथम कोटि के विक्रिया, सबसे मेन चीज ये। ठीक है, यहां तो कॉपी हो गया। देखो मैं अब ग्राफ बना के दिखाता हूं, कैसे कैसे ग्राफ बनेंगे। ये सब फिजिक्स की बुक से मिल जाएंगे एग्जैक्टली, आपको जाके देख लो फिजिक्स में। आप करो स्टार्ट। देखो आपको ग्राफ बना के दिखाते हैं कौन कौन से ग्राफ बनते हैं। चलिए सब अटेंशन पे करिएगा, देखिए एन वर्सेस टी, देखो वैसे ग्राफ बनने वाला है। देखो इस ऐसे एक्सपोनेंशियल वाला, लॉग एन वर्सेस टी, ये ग्राफ वैसे ही बनेगा, ये वाला। अगर किसी ने इसका बेस 10 कर दिया तो ये ग्राफ इस तरह से बनेगा, ये अपॉन 2.303, ये ग्राफ ऐसे बनेगी, बिल्कुल वही चीजें हैं, माइनस में रहेगा, दोनों स्लोप नेगेटिव। ठीक है, माइनस में आएगा करीब, बिल्कुल वैसे के वैसे ग्राफ बनने हैं, कोई डिफरेंसेस नहीं है। अभी मैंने आपको एक प्रेजेंट कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन और हाफ लाइफ में फॉर्मूला सिखाया था, वही फॉर्मूला यहाँ पर है। इसको फिजिक्स वाले बहुत यूज करते हैं, न्यूमेरिकल्स में फिजिक्स वाले वाला फॉर्मूला लगाते हैं, बहुत यूज होता है इसका। आप डाउट लेकर आइए मेरे पास, देखो बिल्कुल वही चीजें हैं। हाफ लाइफ का फॉर्मूला फिर से वही रहेगा, देखो कुछ भी फर्क नहीं है। यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री आगे बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, एक ही कॉन्सेप्ट है। नोट कर सकते हो आप इनको भी, नोट कर लीजिए इनको भी। एनसीईआरटी में इससे क्वेश्चन गिवन है फर्स्ट ऑर्डर की, इतनी बढ़िया बढ़िया प्रॉब्लम्स है, उन्हें करके देखो आप, आपको लगेगा कि यार इन्हीं क्या प्रॉब्लम का स्टैंडर्ड है। बिल्कुल वैसे के वैसे फॉर्मूले बनते जा रहे हैं, एग्जैक्टली वही प्रोसेस है। किसी के पास एनसीईआरटी वगैरह होगी, अभी है कोई, लेकर दिखाइए सर। देखो आपको एक दी बेस्ट क्वेश्चन कराते हैं, बस एक कॉलम करा के उसके बाद आपको ब्रेक लेना। देखो एक ऑर्डनरी सा क्वेश्चन फेस करते हैं इसके ऊपर ना। ठीक है, फाइनल हो गया, अब कर दो इसको। ठीक है, हटाए। देखो हमें ना एक चीज प्रूव करनी है, एक चीज सिद्ध करनी है, प्रूव दैट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखिए सुनिएगा, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, देखो हमारे से क्वेश्चन पूछा गया कि T99% इज ट्वाइस ऑफ T90%। देखो हमें प्रूव करना है, हमें सिद्ध करना है कि 99% पूरा होने का समय 90% के पूरा होने के टाइम का डबल है। इसे कर सकते हो, करके दिखाना। बनाओ दो इक्वेशन जैसे मैंने बनाई थी T75% वाली, फटाफट बनाओ बनाओ बच्चों, जैसे मैंने दो इक्वेशन बना के काम किया था ना, आप भी ऐसे करो। मैंने भी T75% वाली इक्वेशन बनाई थी, इसी तरह से आप भी बनाओ। करो करो, अपने आप करना होता है, नोट्स की हेल्प को मना नहीं कर रहा है। तो यही है सबसे मेरा कॉम्पिटिशन। थ्योरी पढ़ ली ठीक है, एप्लीकेशंस करो आप।
और कैसे भी कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, लेकर आओ, मैं कराऊंगा आपको। कैसे भी क्वेश्चन कोई होगा, ये प्रूव करना है, हमें सिद्ध करना है। दो इक्वेशन बनाओ फटाफट। एक बार इनिशियल कंसंट्रेशन को 100 मान लो, 100 मान लो, 99% रिएक्शन पूरी हो गई, उसका टाइम। फिर एक बार 10%, 90% रिएक्शन पूरी हो गई, आ गया। चलो, वेल डन, वेरी गुड। बाकी लोग भी करें फटाफट। क्या डबल आया? देखो, दुगना आया नहीं आया? देखो, करिए करिए, आप लोग कीजिए अपने आप, अपने तरीके से कर रहा हूं। देखो, मैंने ये एक्सप्रेशन बना दी। देखो, ध्यान देना सब। महसूस किया क्या कह रहा मैंने? एक बार रिएक्शन कितने परसेंट पूरी हुई? 99%, 99%। 100 लिया था, बचा कितना? एक। ऐसे ही यहाँ पे 10। बोलो, क्लियर हुआ? बस इसको सिंप्लीफाई करना आना चाहिए। इसको यहां से काटो। लॉग 100 की वैल्यू कितनी होती है? दैट इज 2। लॉग 100 की वैल्यू 2 है। वैसे भी लिख सकते हैं। उधर क्या आ गया? उधर क्या आ गया? लॉग 10 की वैल्यू कितनी होती है? 1। ये लीजिए। क्या करेंगे आप? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। साफ दिख रहा है कि टी 99.9% इज ट्वाइस ऑफ टी 90%। देखो कितना सिंपल है। ऐसे कंपटीशन में कुछ भी है ना, आप उसे क्रिएट करो अपने आप। आप में गट्स होने चाहिए, आप उसको बना सके। इक्वेशन लिखनी आती है, सिंप्लीफाई करो। वो कोई भी रिलेशनशिप पूछे इस तरह का, हम पता लगा देंगे। आया समझ? देखो, और भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है एनसीईआरटी में ना, बहुत बढ़िया बढ़िया कॉलम्स है। देखो, एक क्वेश्चन बेस्ट और है। देखो, एक ऐसा क्वेश्चन और है, चलिए इसको हटाएं। देखिए, एक चीज और प्रूव करनी है, नोट करिए। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात ही हो रही है। हमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में ना टी 30% दिया हुआ है। टी 30%, 40 मिनट्स है। कह रहे टी हाफ लाइफ, टी 50% निकाल के दिखाओ। टी 30% गिवन है, कह रहे टी 50% निकाल के दिखाओ। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो रही है। चलिए कीजिए। इनिशियल अपने पास से मान लीजिए। इनिशियल को अपने पास से मान लीजिए। इसमें लॉग की जरूरत पड़ सकती है। मैं आपको लॉग 7 दे देता हूं, आप करिए अपने आप जरा। लॉग 7 की वैल्यू मैं आपको दे देता हूं। अगर ये क्वेश्चन कंपटीशन में आएगा तो लॉग 7 आपको गिवन होगा। लॉग 7 की वैल्यू मैंने आपको दे दी। 0.85 ले लीजिए। 0.85 कीजिए कि सब बच्चे एग्जैक्ट आंसर निकाल के दिखाइए। जो करेगा, देखते हैं कौन फाइनल आंसर निकाल सकता है। 10 अपने आप में, तो डिस्कशन नहीं। लॉग 7 मैंने प्रोवाइड कर दिया, तो नीड जिससे प्रोवाइड कर दिया। बस ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम ब्रेक के बाद पढ़ते हैं फिर आगे। आप भी घर जाके देखो, कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखो एनसीईआरटी में। और आप इन्हें करके देखो, अगर आपकी नीट की प्रॉब्लम, जेई मेंस की प्रॉब्लम को टिक जाए इनके सामने। लेकिन इन्हें सबको करने की जरूरत है। दो इक्वेशन बनाओ फटाफट। टी 30% की इक्वेशन बनाओ। इनिशियल कितना लिया आपने? इनिशियल कितना लिया? 100। बचा कितना? 70। लॉग 100/70। उधर आपने इनिशियल कितना लिया था? कितना लिया था? 100। बचा कितना? 50। लीजिए, इसको सॉल्व करना। देखो, 100 जीरो जीरो कैंसिल कर दो। लॉग 2। देखो, ये कैंसिल करो आप। देखो, लॉग 10/7 आ गया। एक मिनट रुकेंगे, लॉग 10/7 को सॉल्व कैसे करेंगे? लॉग ए अपॉन बी क्या होता है? लॉग ए माइनस लॉग बी। आया यहां तक समझ? ये 1/टी 50%। ये आ गया लॉग 2। देखो, अब सबकी वैल्यू रख रहा हूं, देखो मैं। बताओ, लॉग 10 की वैल्यू कितनी होती? 1। लॉग 7 मैंने आपको दे दिया। सबको आ रहा है समझ? टी 50% निकालना है। ये टी 50% निकालना है। लॉग 2 की वैल्यू कितनी होती है बेस 10 में? 0.3। 0.3।
लॉग टू की वैल्यू 0.3 होती है ना बेस 10 में। हाँ जी, आप जो भी ये सॉल्व करके जो आएगा फाइनल आंसर है। इसको 1 में से माइनस करो, सॉल्व कर दो। एग्री है बॉयज? घर जाके इसको टाइम देना, आज जाके मेहनत करनी है, सब करना होगा। और एक एक चीज का आंसर निकालो आप। देखो ये इस बार उम्मीद है क्वेश्चन आने की पूरे पूरे चांसेस, जेई मेंस में तो 100% मिलेगा। नीट वाले भी रेडी हो जाएगी। और थोड़ा बहुत ये एलिमेंट्री लॉग को हैंडल करना है। लॉग टू, लॉग थ्री, लॉग 10, लॉग 100, ये सब मैंने पहले भी कराए। चले भाई ब्रेक ले रहे हैं 10 मिनट का, इसके बाद हम अगली क्लास शुरू करेंगे। अभी के लिए इतना है, ठीक है। बस प्रैक्टिस कीजिए आप फर्स्ट ऑर्डर की जितनी कर सकते हैं, और एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन का डालिए। अगर आपसे ज्यादा नहीं होता ना, तो एनसीईआरटी के देखो, कुछ क्वेश्चन नोट कर लो आप। एनसीईआरटी में देखो आपके लिए ओपन चैलेंज है। एनसीईआरटी क्वेश्चन दे रहा हूँ, 4.20, 4.21, ये आपके लिए ओपन चैलेंज है, करके देखो आप। 4.25, और एक सोल्ड एग्जांपल है, ग्रेड एग्जांपल है, सोल्ड एग्जांपल, ये तो आने के पूरे चांस रहते हैं। सोल्ड एग्जांपल है 4.6। जिसने इनको कर दिया ना, कोई दिक्कत नहीं किसी कंपटीशन उसको है, सारे क्वेश्चन कर देगा वो। ठीक है, अभी के लिए इतना ही कर रहे हैं, बाकी ब्रेक के बाद।